हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जूफिलिक एंड टुडे वी विल डिस्कस स्लाइम मोल्ड्स। ये किंगडम प्रोटिस्टा का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा को। आज हम लोग फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से, जिसमें क्या आता है स्लाइम मोल्ड्स। तो ये जो वर्ड है मोल्ड्स का मतलब होता है फंजाई, लेकिन ये फंजाई नहीं है, ये प्रोटिस्ट है। इसका नाम मोल्ड्स इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम फंजाई के साथ मैच करता है। जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स फ्लोटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? किंगडम फंजाई में। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफाइट्स उसको कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। उस तरह का ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो स्लाइम मोल्ड्स का बॉडी है वो डिकेइंग ट्विग्स और लिप्स के ऊपर क्रीप करेगा, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये इनगल्फ करता है, और इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। ट्विग्स मतलब होता है टहनी और लिप्स मतलब पत्ता। तो जो सड़ा गला टहनी है या फिर पत्ता है उसके ऊपर स्लाइम मोल्ड्स क्या करता है? क्रीप करता है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये इनगल्फ करता है। द वेजिटेटिव पार्ट्स डू नॉट पोजेस सेल वॉल। जो स्लाइम मोल्ड्स का वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट उसको कहते हैं जो पार्ट रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक प्लांट्स का बात कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स में रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये सब उसका वेजिटेटिव पार्ट है। मतलब वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं प्लांट का। और अगर उसका फ्लावर का बात करें तो वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, इसलिए वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। दे अदर अकर एज फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट अमीबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, और एग्रीगेशन ऑफ अमीबा, जिसको सीडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स है उसका दो टाइप्स होता है। पहला है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, दूसरा है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है उसका लाइफ साइकिल में हम लोगों को प्लाज्मोडियम का स्टेज देखने को मिलता है। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो स्लाइम मोल्ड्स होता है वो सिंगल सेल का होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मतलब मेनी न्यूक्लियर देखने को मिलता है उसमें। इस स्टेज को हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है वो सब एग्रीगेशन करता है और क्या बनाता है? सीडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है। वो प्लाज्मोडियम नहीं होता है, उसको हम लोग सीडोप्लाज्मोडियम कहते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि एक सेल पे बहुत सारा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। उसमें सारा जो सेल होता है वो अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो साथ में आ जाता है और एक टिश्यू जैसा काम करता है। इसी को हम लोग सीडोप्लाज्मोडियम कहते हैं, जो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका देखेंगे तब। दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप्स। जो स्लाइम मोल्ड्स होता है उसका डेफिनिट शेप नहीं होता है, उसका इनडेफिनिट शेप होता है। हाउएवर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स पॉजेस सेल वॉल। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस स्पोर के पास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है। और सेल वॉल किसका फीचर है? प्लांट्स का। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और जो इसका स्पोर है वो बहुत साल तक जिंदा रह सकता है, इवन इन द एडवर्स कंडीशन। क्यों? क्योंकि स्पोर में क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल देखने को मिलता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है जब क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है तब। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। और जो स्पोर्स होता है वो कैसे डिस्पर्स होता है? एयर करेंट्स के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू जो स्पोर्स होता है वो फैलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोर को प्रोड्यूस करता है, और जितने भी स्पोर होते हैं उसमें हम लोगों को सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि तो ये लाइफ साइकिल है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का। इसमें हम लोगों को प्लाज्मोडियम का स्टेज देखने को मिलता है। इसमें जो एक सेल है इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक। और ये प्लाज्मोडियम कौन से स्टेज में होता है? फीडिंग स्टेज में। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या मतलब होता है कि खाना खत्म हो गया या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये क्या करेगा? ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करने लगेगा। मतलब ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये यंग स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो स्पोरेंजिया है वो मैच्योर हो जाएगा, जिसके अंदर क्या
जिसके अंदर बहुत सारा स्पोर्स देखने को मिलेगा। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं और इसको स्टॉक कहते हैं। और ये सबको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये एक मैच्योर स्पोरेंजिया है। तो ये जो स्टॉक है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है इसको सबस्ट्रेटम्स के साथ अटैच करके रखता है। और ये क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारा स्पोर्स देखने को मिल रहा है। ये मियोसिस करता है और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये स्पोर का जो वॉल है वो ब्रेक कर जाएगा और सारा स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएगा थ्रू एयर करंट। इसके बाद क्या होता है? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, मतलब फेवरेबल कंडीशन में ही ये स्पोर जाके लिबरेट होता है। इसके बाद ये स्पोर्स क्या करेगा? स्पोर ब्रेक डाउन करेगा और इससे गैमीट निकलेगा। दो तरह का होता है, पहला अमीबॉइड टाइप का सेल निकलेगा और दूसरा फ्लैजिलेटेड सेल। मतलब एक तरह का गैमीट होता है जिसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है और दूसरा अमीबॉइड सेल टाइप का होता है। तो ये आपस में फ्यूज़ करेगा और ये आपस में फ्यूज़ करेगा। फ्यूज़न का प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये जो जाइगोट है ये फीड करना स्टार्ट करेगा, मतलब खाने शुरू करेगा। और जैसे ही इसका बॉडी ग्रो होता जाएगा इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता जाएगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4 इस तरह के डिवाइड होता जाएगा और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन का फॉर्मेशन होगा। अब जब सेल डिवाइड होता है उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ जो सेल है वो भी डिवाइड हो गया और 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है और इस तरह से ये मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये क्या है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब ये जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। यही ग्रो करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन किया तो इसमें भी 2n हुआ। अब जैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन आया, मतलब खाना वाना खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा? स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनेगा वो क्या करेगा? वो मियोसिस करेगा और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद जो स्पोर वापस से एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएगा और वापस से गैमीट बनाएगा। गैमीट फिर फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा, फिर से प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा और ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। और ये क्या है? ये एसेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल है। अब हम लोग सेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल है। तो ये सेक्सुअल स्टेज है, ये एसेक्सुअल स्टेज है। तो हम लोग पहले एसेक्सुअल स्टेज को समझते हैं। तो जो अमीबा लाइक सेल है ये क्या करता है? ये जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है ये आपस में क्या करेगा? कॉलोनी बनाएगा। मतलब बहुत सारा अमीबा लाइक सेल एग्रीगेट होगा और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। और ये बाद में क्या करेगा? बाद में फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा और इसके अंदर स्पोर बनेगा। स्पोर फिर वापस जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोर लिबरेट हो जाएगा और वापस से फिर क्या करेगा? अमीबा लाइक सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है? एसेक्सुअल स्टेज है। ये कहाँ देखने को मिलता है? सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का सेक्सुअल स्टेज में कैसा देखने को मिलेगा कि ये जो सेल है ये आपस में फर्टिलाइज कर जाएगा। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनाएगा और ये जो जाइगोट है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें। तो ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद ये जो गैमीट है वो वापस से फ्यूज़ करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। ये सेक्सुअल साइकिल है और ये एसेक्सुअल साइकिल है। ये हम लोगों को सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलता है। तो जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है उसमें हम लोगों को सीडोप्लाज्मोडियम देखने को मिलता है। सीडोप्लाज्मोडियम का क्या मतलब होता है कि ये प्लाज्मोडियम नहीं है, इसमें जो सेल है वो आपस में एग्रीगेट करके एक कॉलोनी बनाया और टिश्यू लाइक फंक्शन कर रहा है। ये कब हो रहा है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। लेकिन अगर हम लोग एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का बात करें तो उसमें प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुत सारा न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जितने भी सेल हैं वो सारे क्या इंडिविजुअल हैं, मतलब ये बस पास आए हैं। लेकिन ये क्या कहता है? ये कैरेक्टर्स को चेंज नहीं किया है, सबका अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ठीक, तो ये डिफरेंस है प्लाज्मोडियम और सीडोप्लाज्मोडियम में। तो ये था लाइफ साइकिल किसका? स्लाइम मोल्ड्स का। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉप एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं वो सारे हेटरोट्रॉप होते हैं, मतलब वो अपना न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो अपना फूड को खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते, खुद से नहीं बना सकते। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप कहते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं सारे हेटरोट्रॉप होते हैं और वो किस फॉर्म में रहते हैं? प्रीडेटर के फॉर्म में या पैरासाइट के फॉर्म में। प्रीडेटर किसको कहते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाता है। और पैरासाइट जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। तो जो प्रोटोजोअन्स हैं वो प्रीडेटर भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। जो प्रोटोजोअन्स है उसको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल भी कहा जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं प्रोटोजोअन से ही डेवलप किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन, और इसमें 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का, जिसमें सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आता है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, सी वाटर में देखने को मिलता है और मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलता है।
दे डेवलप टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीडोपोडिया। इसमें सीडोपोडिया देखने को मिलता है जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। इसको हम लोग समझते हैं कैसे, जैसे कि ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है। अब इसको लोकोमोशन करना है तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ये प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर डालेगा, जिस वजह से क्या होगा, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें बल्जिंग आने लगेगा, मतलब ये फूलने लगेगा। इस तरह करके ये मूवमेंट करेगा। और ये क्या है, ये फॉल्स फिट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये फिक्स परमानेंट नहीं हो गया, ये टेम्पररी है। मतलब ये बन गया फिर वापस से ये इसको विथड्रॉ भी कर लेगा, मतलब फिर दूसरा बनाएगा, फिर विथड्रॉ कर लेगा, फिर दूसरा बनाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और इस तरह करके ये लोकोमोशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अगर इसको फूड को कैप्चर करना रहा तो कैसे करेगा, जैसे कि ये एक अमीबा हो गया, यहाँ इसको फूड मिला तो ये क्या करेगा, यहाँ से सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। सीडोपोडिया क्या कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। मतलब ये टेम्पररी आउटग्रोथ है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। या प्रोटोप्लाज्म इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रेशर डालता है जिसकी वजह से यहाँ पे बल्जिंग होने लगता है, और इस तरह से ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा और जो फूड है उसको ये कवर कर लेगा चारों तरफ से। ठीक इस तरह के बना लेगा। ये मतलब ऐसे रहता है, ये पूरा इस तरह ऐसा डायग्राम नहीं होता है, ये बस रफली बना रहे हैं समझने के लिए। तो ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा और एक टेम्पररी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह से ये फूड को कैप्चर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमीबा है वो उसका क्या, वहाँ पे सीडोपोडिया देखने को मिल रहा है और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे फूड को कैप्चर कर रहा है। और एक इसके बाद जब कैप्चर कर लेता है इसके बाद इसमें फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो टेम्पररी होता है, बाद में वो ख़त्म भी हो जाता है। ठीक, तो जो अमीबा है उसमें हम लोगों को सीडोपोडिया देखने को मिलता है जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं। ये किस में यूज़ होता है, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मराइन फॉर्म्स होता है उसमें सिलिका का सेल्स देखने को मिलता है उसका बॉडी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एंट अमीबा हो गया, ये क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट, मतलब एक ही होस्ट पे ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जो दो होस्ट में कंप्लीट करता है उसको हम लोग डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। तो ये जो एंट अमीबा है ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है और ये क्या कॉज करता है, अमीबॉइक डिसेंट्री या फिर अमीबियोसिस भी कहते हैं। कौन कॉज करता है, एंट अमीबा। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप अकर एज फ्री लिविंग एक्वाटिक, पैरासिटिक, कॉमेंसल्स और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। जो मेंबर होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में या तो वो फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, या फिर पैरासिटिक होते हैं, या फिर कॉमेंसल्स होता है। कॉमेंसल्स मतलब क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहता है लेकिन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फ़ायदा लेता है और दूसरे को उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, उस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कॉमेंसल्स कहते हैं। और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो दो ऑर्गेनिज्म तो साथ में रहता है और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाता है, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दे हैव 1 to several फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला देखने को मिलता है और वो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। जैसे कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ में क्या देखे थे कि उसमें सीडोपोडिया था, वो भी किस में हेल्प कर रहा था, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। उसी तरह जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो फ्लैजिला होता है वो भी लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। सम ऑफ देम आर ह्यूमन पैरासाइट एंड कॉज डिजीजेज। इसमें से कुछ ह्यूमन पैरासाइट भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया जो कॉज करता है ट्रिपेनोसोमा, और इसको कौन स्प्रेड करता है, कौन फैलाता है, सीसी फ्लाई। नेक्स्ट है काला अजर जिसको हम लोग डमडम फीवर भी कहते हैं, ये किससे होता है, लेशमानिया से, और इसको कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है ल्यूकोरिया जो किससे होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से। नाम से ही समझ आ रहा है वेजाइना, मतलब ये किस में देखने को मिलता है, फीमेल्स में। जैसे कि फीमेल्स हो गया उसमें ल्यूकोरिया डिजीज़ देखने को मिलता है, ये बहुत कॉमन है। इसमें वाइट डिस्चार्ज होता है और फिर पेन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ल्यूकोरिया डिजीज़ है वो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से ही होता है। अदर भी रीज़न होता है जिसके थ्रू होता है, लेकिन ये भी एक रीज़न है जिसके थ्रू ये ल्यूकोरिया डिजीज़ होता है। तो ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वो ह्यूमन पैरासाइट भी होते हैं और बहुत तरह का डिजीज़ भी कॉज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया, काला अजर हो गया, ल्यूकोरिया हो गया, ये सारे डिजीज़ कौन कॉज करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। मैनी सीलिएट्स लिव एज फ्री लिविंग इंडिविजुअल इन फ्रेश एंड मरीन वाटर। जितने भी सीलिएट्स हैं या तो वो फ्री लिविंग फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे या फिर मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। अ फ्यू आर पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट होते हैं, मतलब किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं, और जो पैरासाइट होता है वो क्या कॉज करता है,
डिजीज कॉज करता है, मतलब वो पैथोजेनिक होता है, जैसे कि बैलेंटीडियम हो गया। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीलिएट्स इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सीलिया ऑन होल बॉडी सरफेस। सीलिएट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि इसके पूरे बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ सीलिया देखने को मिलता है। ये बहुत छोटा होता है, फ्लैजिला से ये बहुत छोटा होता है और इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और ये पूरे बॉडी सरफेस में देखने को मिलता है क्या, सीलिया। और जो सीलिएट्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलिया। दे पॉजेस सीलिया फॉर लोकोमोशन एंड टू कैप्चर फूड। और सीलिया क्या हेल्प करता है, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। जैसे कि हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में देखे थे कि उसमें जो फ्लैजिला था वो किस में हेल्प कर रहा था, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में जो सीरोपोडिया था वो किस में हेल्प कर रहा था, लोकोमोशन में और फूड को कैप्चर करने में। उसी तरह जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है वो भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एक्सेप्ट इन सम पैरासिटिक फॉर्म वेयर इट इज़ एब्जॉर्प्टिव। जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, मतलब एनिमल लाइक होता है। जैसे कि एनिमल फूड को खाता है उसी तरह ये भी क्या करता है, फूड को इनगल्फ करता है। लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि पैरासाइट हो गया, उसमें क्या देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्टिव देखने को मिलेगा। अब एब्जॉर्प्टिव मतलब ये जो पैरासाइट है वो एब्जॉर्ब करता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं शो करता है। अब जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहता है। बॉडी के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसी के थ्रू ये क्या करता है, पैरासाइट अंदर जाता है बॉडी में। और वो कहाँ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड रहता है तो इसको डाइजेस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, इसीलिए ये जो फूड को सीधा एब्जॉर्ब करता है, ना कि उसको इनगल्फ करता है। ठीक, तो पैरासिटिक जो है उसमें एब्जॉर्प्टिव देखने को मिलेगा। द बॉडी इज कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल पेलिकल। और इसका जो बॉडी होता है वो कवर रहता है किससे, पेलिकल से, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। जो फ्रेश वाटर सीलिएट्स होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, मतलब ये वाटर को रेगुलेट करता है। अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर हो गया तो वो क्या करता है, वाटर को बाहर की बॉडी से बाहर फेंकता है और उसके साथ वो क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी बाहर फेंकता है। तो इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है वो सिर्फ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। द सीलिएट पॉजेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई शोइंग न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। जो सीलिएट्स है उसमें दो तरह का न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। एक है मैक्रोन्यूक्लियाई, दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियाई। द लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल ऑल वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। जो लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस होता है, मतलब जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, वो किसको कंट्रोल करता है, ग्रोथ को, और जितना भी वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है उसको, मतलब रिप्रोडक्शन के अलावा बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस सबको कंट्रोल करता है लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस, मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियस। द स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, मतलब जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गलट। अगर हम लोग पैरामीशियम में देखें तो पैरामीशियम में जो सीलिया होता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करता है, जिस वजह से जो वाटर में फूड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो सीधा चल जाता है उसका गलेट में, मतलब वो वेस्टिब्यूल में जाता है, इसके बाद वो साइटोस्टोम में जाता है, फिर साइटोफेरिक्स में, और इस तरह से ये क्या करता है, फूड को इनगल्फ करता है। किसके हेल्प से, सीलिया के हेल्प से, और इसी के हेल्प से ये क्या करता है, मूव भी करता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जो स्पोरोजोन्स होते हैं उसमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, जिसका लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होता है, जो कि क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, मतलब वो डेंजरस होता है अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब पैथोजेनिक होता है, जो डिजीज कॉज करता है। ऑल दी स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक। जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं वो सारे इंडो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, पहला है एक्सो पैरासाइट, दूसरा है इंडो पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी के अंदर रहता है उसको इंडो पैरासाइट कहते हैं, और जो बाहर रहता है उसको एक्सो पैरासाइट कहते हैं। तो जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो सारे इंडो पैरासाइट होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वो डिजीज़ को कॉज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, पैरासिटिक होता है, मतलब ये पैरासिटिक के फॉर्म में किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। और जो पैरासाइट है वो कैसे ऑब्टेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वो फूड को, क्योंकि जो फूड है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, उसको वापस से डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एब्जॉर्ब करेगा और उसको यूज़ करेगा, अपना बॉडी में यूटिलाइज करेगा, क्योंकि हम लोग का बॉडी ऑलरेडी उसको डाइजेस्ट करके रखता है। तो जो पैरासिटिक होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं, मतलब वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। They do not possess organelles of locomotion and ingest of food due to parasite life.
इसके पास कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ना ही लोकोमोशन करने के लिए, ना ही फूड को इंजेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोग अदर प्रोटोजोअन्स में देखे थे कि किसी के पास फ्लैजेला था, किसी के पास सीटोपोडिया था, किसी के पास सिलिया था, वो सारे हेल्प कर रहे थे फूड को इंजेस्ट करने में और लोकोमोशन करने में। लेकिन जो पैरासाइट है उसको ना ही लोकोमोशन का ज़रूरत है, ना ही फूड को इंजेस्ट करने का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो पैरासाइट है उसको तो बना बनाया खाना मिल रहा है, मतलब उसको पचा पचाया खाना मिल रहा है, बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, उसको बस एब्जॉर्ब करना है और इसको लोकोमोशन करने का भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोकोमोशन क्यों करता है? क्योंकि फूड उसको चाहिए रहता है, या फिर उसको प्रेडेटर से बचना रहता है, या फिर फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको, तब वो मूव कर सकता है। लेकिन ये जो पैरासाइट है उसको तो फूड भी मिल रहा है और लोकोमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो अगर ब्लड में गया तो ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में पहुंच सकता है, तो इसको लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनिज्म का क्या ज़रूरत। इसलिए जो पैरासाइट होता है उसमें ना ही फ्लैजेला देखने को मिलता है, ना ही सीडोपोडिया देखने को मिलता है, और ना ही सीलिया देखने को मिलता है। The body has simple structure covered by an elastic pellicle और cuticle. It has a single nucleus. जो बॉडी होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इलास्टिक होता है, क्योंकि उसमें पेलिकल देखने को मिलता है या फिर क्यूटिकल देखने को मिलता है, और उसमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। द मोस्ट नोटोरियस इस प्लाज्मोडियम, जो एक मलेरियल पैरासाइट है, और ये क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज़ विच हैज़ ए स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये डिजीज़ का स्टेगरिंग इफेक्ट है किसमें? ह्यूमन पॉपुलेशन में। क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये क्या है? हाईली पैथोजेनिक है, और ये जो डिजीज़ है वो मच्छर के थ्रू फैलता है और ये पैथोजेनिक होता है। लाइफ साइकिल में इंक्लूड दी 2 डिफरेंट होस्ट, और जो लाइफ साइकिल है उसमें इसको 2 डिफरेंट होस्ट का ज़रूरत पड़ता है। पहला तो हम खुद आ गए, मैन आ गया, और दूसरा मस्कीटो आ गया। तो इस तरह के पैरासाइट को हम लोग डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि इसको 2 होस्ट का ज़रूरत पड़ रहा है। और हम लोग एंटोमीवा में क्या देखे थे कि वो मोनोजेनेटिक था, मतलब उसमें एक होस्ट का रिक्वायर हो रहा था, जैसे कि सिर्फ हम ही लोग थे उसमें, मतलब वो हम ही लोग का बॉडी में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन ये जो मलेरियल पैरासाइट है वो 2 होस्ट चाहिए उसको, ये एक हो गया मस्क्यूटो, दूसरे हो गए हम। तो यहाँ पे हम लोगों का किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग किंगडम फंजाई को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।